नमस्कार। आपका अखबार के रविवारी अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। वैसे तो किसी भी देश की राजनीति में 12 साल का समय कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता। परिवर्तन तो होते रहते हैं, हर समय होता है, हर पल परिवर्तन होता है। लेकिन राजनीतिक स्थिरता के सबसे लंबे दौर में कह सके आज़ादी के बाद, या आप कहना चाहें कि कांग्रेस का जो पहला विभाजन हुआ 1969 में, 1969 में, उसके बाद से राजनीतिक स्थिरता का सबसे लंबा दौर है जब नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय राजनीति में आए। 2013 में वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने और 14 में प्रधानमंत्री बन गए। तब से लगभग 12 साल की राजनीति को आप देखें अगर, तो ऐसा लगेगा आपको कि स्थिर पानी में बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठी राजनीति की और बड़े बड़े परिवर्तन हुए। तो एक हिंदी फिल्म का गाना है कि जमाने ने मारे जवां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। तो मोदी और अमित शाह की राजनीतिक रणनीति ने कैसे कैसे नेताओं और उनकी राजनीति को निगल लिया। कहां थे वो और कहां पहुंचा दिया। भाजपा कहां थी, उसको कहां पहुंचा दिया। अगर राज्यवार देखना शुरू करें, राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बाद में आऊंगा, पहले राज्यवार देखते हैं। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। आप याद कीजिए 2013-14 में क्या स्थिति थी। मुलायम सिंह यादव सुपर चीफ मिनिस्टर थे, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नेता, और राष्ट्रीय राजनीति में उनकी भूमिका थी। वो देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल की सरकार में डिफेंस मिनिस्टर रह चुके थे और उससे पहले 3 बार राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके। 2012 में पहली बार उनकी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला, लेकिन बेटे को गद्दी सौंप दी। तो उत्तर प्रदेश में उनका राजनीतिक वारिस भी आ गया। तो ऐसा लग रहा था कि अब चूंकि पहली बार पूर्ण बहुमत मिला था सपा को, कि सपा जो है स्थायी रूप से लंबे समय के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में, या कहे उत्तर प्रदेश की सत्ता में आ गई। क्या हुआ आज 12 साल बाद देखिए, मुलायम सिंह यादव अपने जीते जी उनका तख्त और ताज उनके बेटे ने ही छीन लिया। सत्ता तो गई ही उनके रहते ही, लेकिन पार्टी का अध्यक्ष पद भी चला गया। और उसके अलावा जिसको वारिस बनाया था वो पार्टी को 224 विधानसभा सीटों से 47 पर ले आया। यह हुआ उत्तर प्रदेश में। मायावती उस समय नंबर 2 की पार्टी थी और देश में सबसे बड़ी दलित नेता थी। वैसे मेरा मानना है आज भी हैं वो, लेकिन आज उनकी राजनीतिक स्थिति क्या है, खासतौर से चुनावी राजनीति की बात करें तो उनकी पार्टी हाशिए की पार्टी हो चुकी। उत्तर प्रदेश जो गढ़ है बहुजन समाज पार्टी का, वहां 4थे नंबर पर चली गई है। अब जरा दूसरे लोकसभा सीटों की दृष्टि से दूसरे बड़े राज्य को देखें, महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र में 2014 में भारतीय जनता पार्टी 4थे नंबर की पार्टी थी और जो गठबंधन था भाजपा शिवसेना का, उसमें शिवसेना बड़ा भाई और भाजपा छोटा भाई थे। उद्धव ठाकरे बहुत बड़े नेता थे। बाला साहब ठाकरे उस समय तक जीवित थे। ये दुर्भाग्य की बात है कि बहुत ज़्यादा समय तक जो है इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उसके बाद उद्धव ठाकरे ने पार्टी की कमान संभाली। उस समय के उद्धव ठाकरे और आज के उद्धव ठाकरे, आप देखिए राजा जैसे रंग बन जाए वो हालत हो गई है, किसी गिनती में नहीं है। राष्ट्रीय राजनीति तो छोड़िए, महाराष्ट्र की राजनीति में उनकी कोई हैसियत नहीं बची है। तो उद्धव ठाकरे को कहां से कहां पहुंचा दिया और भारतीय जनता पार्टी को 4थे नंबर से पहले नंबर की पार्टी बना दिया, और पहले नंबर में भी इतनी बड़ी बना दिया कि दूसरे नंबर वाला बहुत पीछे है, यानी लगभग आधे पर है। यह हुआ महाराष्ट्र में। मैं कहता हूं कि 3 राज्यों में 3 राज्यों के मुख्यमंत्री, बल्कि 4 राज्यों के मुख्यमंत्री अंगद के पांव की तरह सत्ता में जमे बैठे थे। असम में तरुण गोगोई अपने तीसरे कार्यकाल में थे, लगातार तीसरी बार जीते थे 2011 में। उसके अलावा नवीन पटनायक उड़ीसा में 99 से लगातार जो है मुख्यमंत्री थे, और ऐसा लग रहा था कि जब तक वो चाहेंगे तब तक मुख्यमंत्री रहेंगे। तीसरे नेता थे नीतीश कुमार बिहार में, और ये सब लोगों ने मान लिया था कि सरकार किसी की आए, चुनाव कोई जीते कोई हारे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे। उससे उनको कोई हिला नहीं सकता, उस पद से कोई उनको हटा नहीं सकता। वो किसी भी पाले में जा सकते हैं, भाजपा के साथ भी आ सकते हैं, लालू प्रसाद यादव के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन रहेंगे मुख्यमंत्री ही। आज नीतीश कुमार की स्थिति क्या है? महाराष्ट्र की बात पूरी नहीं होगी अगर शरद पवार का जिक्र न करें।
उस समय शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य माने जाते थे, हालांकि उनके समर्थक उनको देश की राजनीति का चाणक्य मानते थे। आज चाणक्य, जो वास्तविक चाणक्य थे, आचार्य चाणक्य, उनका जो सेवक होगा, उसकी जो हैसियत रही होगी उस समय, वो भी हैसियत शरद पवार की नहीं है। राष्ट्रीय राजनीति छोड़िए, महाराष्ट्र की राजनीति में भी नहीं है। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे और उस समय सिखों के सबसे बड़े नेता थे। हरियाणा में चौटाला परिवार का वर्चस्व पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था और भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के नए बड़े क्षत्रप के रूप में उभर चुके थे, स्थापित हो चुके थे। मध्य प्रदेश में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया की तिकड़ी बहुत मजबूत स्थिति में थी। इन नेताओं की राष्ट्रीय राजनीति में भी भूमिका थी और प्रदेश की राजनीति में तो थी ही। आज कमलनाथ का नाम लेवा कोई नहीं है। दिग्विजय सिंह इंतजार में बैठे हैं, चातक पक्षी की तरह। जिस तरह से वो स्वाति नक्षत्र में वर्षा की एक बूंद के लिए चोंच खोले बैठा रहता है, वैसे ही राज्यसभा सीट की उम्मीद में बैठे हैं। उनकी राज्यसभा की सदस्यता खत्म होने वाली है और वो फिर लौट कर आएंगे कि नहीं, ये वो नहीं जानते। हालांकि संभावना लगातार घटती जा रही है, लेकिन कांग्रेस में कुछ भी हो सकता है। वैसे तो राजनीति के बारे में भी कह सकते हैं कि कभी कुछ भी हो सकता है। केरल, दक्षिण भारत के राज्य केरल में कांग्रेस के ओमेन चंडी और ए के एंटनी, ये कांग्रेस पार्टी के कर्णधार थे। तमिलनाडु में करुणानिधि और जयललिता। ऐसा लगता था कि तमिलनाडु की राजनीति में इन दो नेताओं के अलावा कोई है ही नहीं और कोई होगा भी नहीं। तो झारखंड में शिबू सोरेन थे, सबसे बड़े आदिवासी नेता। उनके सामने किसी को कोई हैसियत नहीं थी। हालत ये थी कि उनके कारण जब से राज्य बना, सन 2000 में राज्य बना, झारखंड नया राज्य बना, कभी किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। भाजपा ने सरकार जब भी बनाई, जोड़ तोड़ से बनाई। और बिहार की बात हो और लालू की बात ना हो, यह कैसे हो सकता है? बिहार की राजनीति की धुरी लालू प्रसाद यादव के इर्द गिर्द घूमती थी, भले ही सत्ता की धुरी बिहार की नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमती रही हो। आज लालू प्रसाद यादव किस हालत में है, यह बताने की जरूरत नहीं है। पार्टी तो छोड़िए, अपने परिवार को एक नहीं रख पाए। परिवार में जिस तरह के झगड़े हैं और सड़क पर झगड़ा जिस तरह से आया है, वो बताता है कि पैसे और सत्ता से सब कुछ नहीं मिल जाता है। पैसे और सत्ता से संस्कार नहीं मिलते परिवार के लोगों को। तो अब थोड़ी राष्ट्रीय राजनीति की भी बात करें तो सोनिया गांधी साम्राज्ञी महारानी के पद पर विराजमान थी। भले ही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रहे हों, लेकिन सत्ता का सूत्र सोनिया गांधी के हाथ में था। देश सोनिया गांधी चला रही थी, उनके इशारे पर चलता था। मनमोहन सिंह की जो हालत थी, वो कोई बिना रीढ़ वाला आदमी ही इतने लंबे समय तक उस स्थिति को बर्दाश्त कर सकता था, जो मनमोहन सिंह ने किया। और राष्ट्रीय राजनीति की धुरी सोनिया गांधी थी। राहुल गांधी का उभार हो रहा था, वो उन्हें अपना राजनीतिक वारिस बनाना चाहती थी। उनकी इच्छा थी कि राहुल गांधी, उनके बेटे, देश के प्रधानमंत्री बने। और 2014 का चुनाव जो है, एक तरह से प्रोजेक्ट किया गया था राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस की ओर से। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अपनी लोकप्रियता के शिखर पर थी। लगता था कि ममता बनर्जी को तो कभी कोई हरा ही नहीं सकता, हटा ही नहीं सकता। लेकिन राजनीति में जो दिखता है हमेशा वो हो, ऐसा जरूरी नहीं होता। सिर्फ 12 साल लगे। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने सबको हिला दिया। जो अंगद के पांव की तरह जमे हुए थे, तरुण गोगोई की बात कर लें आप, नवीन पटनायक की बात कर लें, नीतीश कुमार की बात कर लें, चौथा नेता जो अंगद के पांव की तरह जमा हुआ है अभी तक, ममता बनर्जी। ममता बनर्जी अंगद के पांव की तरह सत्ता में जमी हुई आखिरी नेता होंगी जिनका सत्ता का दौर खत्म होने जा रहा है। सिर्फ 4 मई तक इंतजार कीजिए। क्या स्थिति थी उस समय कि भाजपा और कांग्रेस की सीधी लड़ाई, उसमें कांग्रेस भारी पड़ेगी। राष्ट्रीय स्तर पर 2014 में नहीं भारी पड़ पाई, लेकिन राज्य के स्तर पर तब भी भारी लग रही थी। और ये सब मानकर चल रहे थे। ये कहा जा रहा था भाजपा की आलोचना में, उसके विरोधी सबसे ज्यादा जो बात कहते थे
कि भाजपा क्षेत्रीय दलों से नहीं लड़ सकती और लड़ भी ले तो जीत नहीं सकती। आज आप देखिए कौन सा क्षेत्रीय दल बचा है। आप उत्तर प्रदेश की बात कीजिए, बिहार की बात कीजिए, आप उड़ीसा की बात कीजिए, दक्षिण के राज्यों पर बाद में आता हूं। एक एक राज्य गिनते जाइए। भाजपा जिन राज्यों में मजबूत थी उसमें और मजबूत हो गई, जहां कमजोर थी वहां बहुत मजबूत हो गई, जहां नहीं थी वहां आ गई और लगातार आ रही है। त्रिपुरा, असम, उत्तर प्रदेश और अब तो उड़ीसा भी। बिहार में भाजपा का पहली बार मुख्यमंत्री बनने वाला है। मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार के दिन गिने चुने हैं और उसमें कोई शंका नहीं है कि वो मुख्यमंत्री के पद से हटेंगे। आज राष्ट्रीय राजनीति में सोनिया गांधी का नाम लेने वाला कौन है? कोई उनको राजनीतिक रूप से प्रासंगिक मानता है क्या? राष्ट्रीय राजनीति में विपक्ष का या क्षेत्रीय दलों का कोई नेता उनके पास जाता है क्या राजनीतिक रणनीति बनाने के लिए, उस पर कोई सलाह मशवरा करने के लिए? राहुल गांधी जो उभरते हुए नेता थे, उनका सितारा डूब गया। 2014 में ही डूब गया था, 19 में फिर डूबा, 24 में पूरी तरह डूब गया। और जो कुछ बची खुची कसर थी वो उन्होंने अपने व्यवहार से, अपने आचरण से और अपनी भाषा शैली से डुबो दिया। बचा कौन? नीतीश कुमार जब जब भाजपा के साथ, मोदी के साथ आए, बचे रहे। एक 2015 का अपवाद है, उसको छोड़ दीजिए। चंद्रबाबू नायडू भाजपा के साथ आए, मुख्यमंत्री बने, भाजपा का साथ छोड़ा, हट गए। आंध्र प्रदेश की राजनीति में जगन मोहन रेड्डी धूमकेतु की तरह उभरे, प्रचंड बहुमत से सत्ता में आए, विधानसभा लोकसभा दोनों में भारी बहुमत मिला। आज आंध्र प्रदेश की राजनीति में भी उनकी कोई बात नहीं करता। तेलंगाना में चंद्रशेखर राव को लग रहा था कि वो अगले प्रधानमंत्री हैं। वो चौथा मोर्चा बनाने के लिए निकले थे, हल्दी लेकर जो है न्योता बांट रहे थे। आज अपने परिवार को एक नहीं रख पाए हैं। सत्ता से तो बाहर गई। देखिए, बात सत्ता में आने जाने की नहीं है। चुनावी राजनीति में पार्टियां, नेता सत्ता में आते रहते हैं, जाते रहते हैं। ये सामान्य बात है, सामान्य प्रक्रिया है। ये इसमें कोई जो है वो बहुत बड़ी बात नहीं है कि कोई हार गया, कोई जीत गया, कोई सत्ता में आ गया, कोई बाहर चला गया। जब आपकी छवि, जब आपकी प्रतिष्ठा चली जाती है, फिर उठना मुश्किल हो जाता है। जनतंत्र में जब आप लोगों की नजर से गिर जाते हैं, तब उठना मुश्किल हो जाता है। तो वो सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, चंद्रशेखर राव हो, जगन मोहन रेड्डी हो, लालू प्रसाद यादव हो, अखिलेश यादव हो, इन सब का नाम एक एक करके गिनते जाइए, आपको पता चलेगा कि ये सब लोग आज जिस स्थिति में हैं वो इसलिए कि वो जनता की नजर से गिर गए। अब इनमें से जिन नेताओं का मैंने नाम लिया, बहुत से तो लोग ऐसे हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, तो उनके बारे में कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं है, लेकिन जो हैं उनके बारे में तो बात की जा सकती है। इस बीच में उभरा कौन है? चंद्रबाबू नायडू सरवाइव कर रहे हैं, बीजेपी के साथ आ गए। नीतीश कुमार भी इसीलिए सरवाइव कर रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ आ गए। नवीन पटनायक जब तक बीजेपी से ताल मिलाकर चलते रहे, सत्ता में रहे। बीजेपी से अलग हुए, खुली लड़ाई हुई। इस चुनाव में, 2024 के चुनाव में, लोकसभा में भी हारे, बुरी तरह से हारे, और विधानसभा में भी हारे, सत्ता से बाहर चले गए। सिर्फ एक नेता दिखाई देता है मुझे जो अपने दम पर उभरा, उसका नाम है हेमंत सोरेन। और एक नेता टिका हुआ है अपने दम पर, जिसका नाम है पिनराई विजयन। तो इस समय भारत की राजनीति में दो मुख्यमंत्री ऐसे हैं, ममता बनर्जी और एमके स्टालिन, जो मेरा मानना है कि अपनी आखिरी पारी खेल रहे हैं। 4 मई के बाद ये दोनों भूतपूर्व मुख्यमंत्री हो जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ममता बनर्जी के बारे में तो मुझे पक्का लग रहा है, एमके स्टालिन की भी गति वही होती हुई दिखाई दे रही है। और ये दिखाई दे रहा है कि तमिलनाडु में सत्ता परिवर्तन हो रहा है, एनडीए की सरकार बनेगी, ई पलनिस्वामी मुख्यमंत्री बनेंगे। इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। अब कोई बड़ा उलटफेर हो जाए, चमत्कार हो जाए तो वो बात अलग है। पिनराई विजयन फिर से सत्ता में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह है क्षेत्रीय दलों की बात।
तो आप राज्यवार देखते जाइए, तो चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे क्षेत्रीय दल हो। कांग्रेस पार्टी इस समय 3 राज्यों में सत्ता में है, कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश। तेलंगाना के बारे में अभी कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश, इन दोनों राज्यों में 27 में हिमाचल में चुनाव होना है और मई 2028 में कर्नाटक में। दोनों जगह से कांग्रेस की सत्ता जाना तय है। सिर्फ 12 साल। देश की राजनीति में, राष्ट्रीय राजनीति हो या राज्य की राजनीति, भाजपा को चुनौती देने वाला कोई नहीं। राज्य दर राज्य भाजपा जीत रही है और जीतती जा रही है, और राज्य दर राज्य कांग्रेस और क्षेत्रीय दल हार रहे हैं और हारते जा रहे हैं। और 2029 आते आते झारखंड और केरल, ये 2 राज्य ऐसे हैं जहां मुझे गैर भाजपा सरकार दिखाई दे रही है। इसके अलावा कौन बचेगा, कौन रहेगा, यह कहना मुश्किल है। किसी का भी बचना बहुत कठिन दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव के पास 1 साल का समय है। सत्ता में वापसी के उनके कोई आसार नहीं, क्योंकि इन 10 सालों में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है कि उत्तर प्रदेश का मतदाता उन्हें फिर से सत्ता में लाने के बारे में सोचे। जो थोड़ी बहुत कसर बची थी वो धुरंधर 2 ने पूरी कर दी। अतीक अहमद के लिए जिस तरह से दुखी हुए समाजवादी पार्टी के लोग, अतीक अहमद के प्रति जो समर्थन और जो सहानुभूति दिखी समाजवादी पार्टी में, वो समाजवादी पार्टी के ताबूत की आखिरी कील समझिए उसको। क्योंकि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सत्ता से जितनी बार बाहर गई है, हर बार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर गई है। और आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की जो स्थिति है, उसकी कल्पना 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के किसी व्यक्ति ने नहीं की होगी, किसी भाजपाई ने भी नहीं की होगी। इसलिए समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता में लौटेगी जब तक लोगों को मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के राज की याद है, तब तक तो नहीं होने वाला। जिस दिन लोग उसको भूल जाएंगे, उस दिन हो सकता है संभव हो जाए। और अभी तो स्थिति ऐसी है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार जिस तरह से काम कर रही है, उनके राज में जो कानून व्यवस्था है, उसमें लोगों को भूलने भी नहीं देगी। तो भाजपा विरोधी राजनीति के सारे सितारे इस समय जमीन पर हैं। कौन इसमें से उठ पाएगा, ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा जो उठ पाए। ज्यादातर लोगों की तो पारी खत्म हो चुकी है, या मतलब बिल्कुल होने की कगार पर है। कोई एक राज्य ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है जहां से भाजपा विरोधी किसी नए नेता का उभार हो रहा हो। राजस्थान में एक उम्मीद थी सचिन पायलट की, वो भी खुद कांग्रेस पार्टी ने खत्म कर दी है। अशोक गहलोत सेमी रिटायरमेंट के मोड में है। सचिन पायलट को आप समझिए कि वीआरएस ले चुके हैं। राजस्थान जहां लड़ाई सीधी कांग्रेस और भाजपा के बीच में थी, वहां कांग्रेस को भाजपा ने जितना खत्म किया, उससे ज्यादा कांग्रेस ने कांग्रेस को खत्म किया। वही हाल मध्य प्रदेश का है, वही हाल छत्तीसगढ़ का है, और गुजरात की तो बात ही करने का कोई मतलब नहीं है। गुजरात में अब कांग्रेस कभी खड़ी हो पाएगी, इसकी संभावना मुझे नहीं दिखती। कोई नई पार्टी आए, और वो आम आदमी पार्टी नहीं होगी, कोई नई पार्टी आए अगले 5, 10, 15, 20 सालों में, तब बात दूसरी है। अन्यथा कांग्रेस के लौटने की गुजरात में कोई उम्मीद नहीं है। सबसे ज्यादा उम्मीद अगर 1990 के बाद बनी थी कांग्रेस के लौटने की, तो 2017 में, जिसको कांग्रेस पार्टी ने बुरी तरह से गंवा दिया। और राहुल गांधी के नेता रहते कांग्रेस पार्टी का कुछ नहीं होने वाला है। तो देश की राजनीति में 12 साल में इतना परिवर्तन आया है, जैसे लगता है एक शताब्दी या एक युग बीत गया हो। भारतीय जनता पार्टी जो मल्टी स्टेट पार्टी थी, वो अचानक 12 साल में उभर कर देश की सबसे बड़ी पार्टी, नेशनल पार्टी बन गई। और आप इंतजार करते रहिए, तमिलनाडु और केरल में भी भाजपा का जनाधार बढ़ेगा। सीटें कोई बहुत ज्यादा मिल जाएंगी ऐसी उम्मीद नहीं है, लेकिन दोनों राज्यों में भाजपा की सीटें अगर डबल डिजिट में आ जाएं, मतलब 10, 11, 12 आ जाएं, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो इसलिए विपक्ष के लिए कोई ऐसा राज्य, केरल को छोड़ दें और झारखंड को छोड़ दें, 2 राज्यों को छोड़ दें, तो कहीं कोई उम्मीद की किरण दिखाई नहीं देती। नॉर्थ ईस्ट पूरा साफ हो चुका है।
असम में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार आ ही रही है। पूरब में उड़ीसा चला गया, बिहार चला गया और बंगाल जाने वाला है। उत्तर भारत में और पश्चिम भारत में पहले से ही भाजपा अपना वर्चस्व साबित कर चुकी है। अब उसके लिए राजनीतिक चुनौती है तो वो केरल और तमिलनाडु की है। उसके अलावा देश के किसी राज्य में भाजपा के सामने कोई बड़ी राजनीतिक चुनौती नहीं है। ये सब बात आप जरा सा 1 मिनट के लिए ठहर कर सोचिए कि क्या 2014 से पहले कोई ये बात कहता तो आप इसको मानने को तैयार होते या इस पर चर्चा करने को भी तैयार होते? ये बात आपके विचार में भी आ सकती थी क्या, जो आज सच्चाई बनकर सामने खड़ी है? तो राजनीति कोई इंस्टेंट कॉफी या 2 मिनट नूडल नहीं है। ये 24 घंटे का निष्ठा के साथ समर्पण का काम है। इसमें जो लोग अहिर्निश सेवा महे की भावना वाले हैं उन्हीं के सफल होने की ज्यादा संभावना होती है। और आज की राजनीति में उन्हीं के सफल होने की गारंटी है। ये पार्ट टाइम पॉलिटिशियन का समय जा चुका है। जो लाभ, जो डिविडेंड मिल रहा था अभी तक कांग्रेस को आजादी के आंदोलन का, वो डिविडेंड खत्म हो चुका है क्योंकि वो कंपनी बंद हो चुकी है। कांग्रेस के लोगों को अभी इस बात का एहसास नहीं है। गांधी परिवार, डिविडेंड तो छोड़िए, ये कंपनी, अगर गांधी परिवार को कंपनी मान ले तो दिवालिया हो चुकी है। अब इसके जो बचे खुचे एसेट्स हैं उनके बिकने की नौबत है। वैसे तो ये बात जो है, किसी एक पार्टी का ऐसा वर्चस्व हो जाना देश में जनतंत्र के लिए कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन आप सच्चाई से कैसे भागेंगे? जो वास्तविकता है उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। भाजपा यहां तक पहुंची है तो अपने श्रम से, अपनी विचारधारा से, वैचारिक निष्ठा से और राष्ट्र प्रथम की भावना से, उस भावना के साथ देश का विकास करने का काम जो उसकी सरकार ने किया है उसकी वजह से, और उससे जो एक बड़ी लकीर खींची है नरेंद्र मोदी ने उसकी वजह से। और अब जब तक कोई इससे बड़ी लकीर नहीं खींचता तब तक भाजपा को हरा नहीं सकता। ये जो कोशिशें हो रही हैं इस लकीर को छोटा करने की, वो दरअसल जो ये कोशिश कर रहे हैं वो अपने को छोटा कर रहे हैं। वो सफल नहीं होंगे कभी, क्योंकि बड़ी लकीर खींचने के लिए बहुत परिश्रम लगता है, बड़ा त्याग करना पड़ता है, बड़ी तपस्या करनी पड़ती है। और बड़ी लकीर खींचने का जिसमें साहस नहीं हो, इच्छा शक्ति नहीं हो, वो बड़ी लकीर को छोटा करने की भी क्षमता नहीं रखता। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।